हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th का जो नया सिलेबस मैथ्स, उसके अंदर हमने जो सीरीज शुरू की है हमारी एकलव्य बैच के अंदर। आप MSTCT और जेईई मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो बैच है इसके अंदर हम वन शॉट लेक्चर्स ले रहे हैं, साथ साथ में MCQ की प्रैक्टिस करवा रहे हैं बहुत सारे। तो अभी पहला चैप्टर जो हमारा मैथमेटिकल लॉजिक है आपके 12th मैथ्स 1 का, वो कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर के साथ हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जो सेकंड चैप्टर आपका मैथ्स 1 है वो है मैट्राइसेस, उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले ये जो आज का लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अभी तक आपने ये जो चैप्टर की तैयारी की थी इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स थे और इस चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के ऊपर जो कंसेप्ट है वो सीखते थे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, फिर नया कंसेप्ट सीखते थे। इस लेक्चर के अंदर पूरे चैप्टर का जितना भी कंसेप्ट है, जितने भी टॉपिक्स है, उस सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर इस लेक्चर में कवर करेंगे, जिससे दो बातें होंगी। एक तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा, और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है ये चैप्टर तैयार किया है उन्होंने, फिर भी लगता है अरे यार मैं तो भूल गया इस चैप्टर में क्या है। तो पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट में ये रिवाइज हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। और इसके बाद आप जब इसके MCQ की प्रैक्टिस करेंगे, ओके, तो आपको सारे MCQ के सॉल्यूशन करने जमेगा और आप खुद से उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं इस एकलव्य बैच में वन शॉट लेक्चर ऑफ मैट्राइसेस। तो सबसे पहले हम करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपके बुक्स के अंदर है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो बच्चों, आपको जो एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं, 12th बोर्ड हो या तो MSTCT हो, तो उसके अंदर जो आपका टेक्स्ट बुक है उसी के बेसिस पर जो क्वेश्चंस आएंगे। तो टेक्स्ट बुक के अंदर जितने टॉपिक्स है, कंसेप्ट है, उसको कवर करना बहुत जरूरी है। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ध्यान से सुनो। मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे ये मैट्राइसेस है, तो सबसे पहले यहाँ पर दो बातें याद रखो, एक तो होता है मैट्रिक्स और एक होता है मैट्राइसेस। ओके, मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, एक मैट्रिक्स एक होगा तो मैट्रिक्स, और एक से ज़्यादा होगा तो मैट्राइसेस। याद रखेंगे इस बात को। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हम जो ब्रैकेट करते हैं, ओके, इस तरह से ब्रैकेट करते हैं और इसके अंदर एलिमेंट्स हम लिखते हैं। सपोज यहाँ पर है 2 1 4 3, ओके, ये 4 एलिमेंट्स हैं। सो इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके, और ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम सिर्फ इस तरह से वर्टिकल लाइंस लेते हैं, इस तरह से ब्रैकेट नहीं करते हैं, और ये होता है 2 4 1 3। तो ये जो है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले यहाँ से इधर 2 3 जा 6 माइनस 4 1 जा, ये ऐसे 4 1 जा 4, तो 2। ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 2 है। बट क्या इस तरह से इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, इस मैट्रिक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं कर सकते। सपोज ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम है A, द नेम ऑफ द मैट्रिक्स इज A, एंड आपको बोला गया कि इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकालो, फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आप इस A का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इस तरह से कर सकते हो, जो मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो, एलिमेंट्स वही रहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और उसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह से कर सकते हैं। अभी जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो होता है रो और एक होता है कॉलम। ओके, याद रखो, रो और कॉलम। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से देखते हैं, ये इस तरह से ये जो होता है और एक इस तरह से होता है। यहाँ पर ये देखो, ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रो, ROW, रो। ये भी क्या है, रो। अब एक से ज़्यादा रो है इसलिए उसको नंबरिंग देते R1 R2, यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड रो, इस तरह से। और जो ये वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं इस तरह से वर्टिकल, इनको हम बोलते हैं कॉलम। कॉलम के लिए जो वर्ड है वो है सी। तो एक से ज़्यादा कॉलम है तो पहले कॉलम को C1, दूसरे कॉलम को C2। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो है रो होते हैं, कॉलम होते हैं। यहाँ पर और बात करेंगे अगर, तो सपोज मैं यहाँ पर और एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 3 4 5 एंड 2 -1 0। तो यहाँ पर आप देखोगे एक मैट्रिक्स है, ओके, इस तरह से एक ब्रैकेट है, उसके अंदर मैट्रिक्स है। अब ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर भी रो और कॉलम है, तो कितने रो है देखो, एक पहला रो है, ये पहला रो, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो, 3 रो है, रो ROW रो। तो इसको नंबरिंग देंगे R1 R2 R3, इस तरह से।
कॉलम जो है इस तरह से C1 C2 C3, ओके 3 कॉलम है, ये कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, C1 C2 C3। तो ये आपको सब पता ही है, फिर भी एक टाइप का रिवीजन हो रहा है और बेसिक से करा रहा हूँ, आपको पता है तो भी देखना चाहिए, एकदम माइंड में फिट हो जाना चाहिए सारी चीज़ें, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब क्या समझो, यहाँ पर कितने रो दिख रहे हैं, 1 2 रो, तो नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम दिख रहे हैं, 2 कॉलम, सो इसको बोलते हैं ऑर्डर। 2/2 का ऑर्डर है ये मैट्रिक्स, 2/2 है। पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं, कितने रो हैं, फिर कितने कॉलम है, उसको क्रॉस कर दिया तो वो ऑर्डर हो गया। अब जैसे यहाँ पर है देखो 1 2 3 रोज, 3 रो, कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम, तो 3/3 कितना हो गया, ये ऑर्डर हो गया। किसी भी मैट्रिक्स का ये ऑर्डर होता है। जब हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसिस करते हैं ना, 11th में आपने सीखा है, तो इस समय ये काम आता है, ओके। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ 12th का है कंसेप्ट, लेकिन आपने 11th में भी सीखा था कि कोई भी 2 मैट्रिक्स होते हैं, सपोज एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, इस तरह से 2/2 का मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स है B 3 4 1 3, इस तरह से ये 2/2 का मैट्रिक्स है। तो जब ऑपरेशंस करते हैं मैट्रिक्स के ऊपर, तो A और B को प्लस करना, ऑपरेशन मतलब क्या होता है, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या A और B को प्लस कर सकते हैं? तो आपको अगर ये 2 मैट्रिक्स मिल रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो सेम है, जैसे यहाँ पर ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, तो इसको हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। प्लस कैसे करेंगे, जो A और B के एलिमेंट है, जैसे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यहाँ 1 है और ये 3, 1 और 3 4, ओके, फिर 2 और 4 6, 3 और 1 4, 4 3 7, लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीख रहे हैं सिर्फ, ओके। तो ये प्लस कर दिया, हम लोग प्लस कर सकते हैं। अगर कोई भी 2 मैट्राइसिस है, ओके, मैट्राइसिस क्यों बोल रहा हूँ, एक से ज़्यादा है, तो उसको प्लस तभी कर सकते हैं या माइनस तभी कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो। अभी उसको माइनस करना है, A माइनस B कर सकते हैं क्या, तो देखो दोनों का ऑर्डर सेम है तो माइनस भी कर सकते हैं। तो 1 में से 3 गया तो -2, 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 4 गया -2, 4 में से 3 गया 1, तो ये प्लस और माइनस कर सकते हैं। अभी कोई 2 मैट्रिक्स है, उसे मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं वो देखते हैं। किसी भी 2 मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो, ओके, ये सारी चीज़ें बेसिक बता रहा हूँ मैं, इसको पहले रफ करता हूँ, ओके। अगर आप कोई 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहो तो वहाँ पर कुछ बातें होती है जो आपको ध्यान रखना पड़ता है, कि जैसे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, अभी C लेता हूँ, C, ओके, C, और ये है 3 और 4, इस तरह से। अब इसका ऑर्डर क्या हुआ, देखो कितने रो है, 1 2 रो, कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/1। तो अगर मैं चाहूँ कि मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक रूल होता है। सपोज मैं A क्रॉस B कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दोनों जो है A का जो ऑर्डर है उसका लास्ट वाला यानी नंबर ऑफ कॉलम, और जो दूसरा B है उसका जो नंबर ऑफ रो है ये सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो ही हम उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर समझो आपको बोला जाए A क्रॉस C करना है, तो आप देखो पहला जो A है, A उसका नंबर ऑफ कॉलम यानी दूसरा वाला जो ऑर्डर है वो क्या है 2, और C में देखो, C में पहला वाला, ओके, ये C का फर्स्ट और A का सेकंड, नंबर ऑफ ये दोनों सेम है, तो हम A क्रॉस C कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, याद रखना है। सपोज यहाँ पर एक D है और ये है 2,4, अरे 2 4 है, ये इस तरह से मैट्रिक्स है, इसका क्या ऑर्डर है, देखो 1 रो एंड 2 कॉलम। अब आपको बोला जाए A क्रॉस D करना है, तो क्या ये पॉसिबल है, तो देखो A जो है इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड वाला 2 है, A का सेकेंड देखने का, और जो D है उसका फर्स्ट देखना, ये क्या ये दोनों सेम है, नहीं सेम है, तो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई A एंड D। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है जो आपने ऑलरेडी 11th वगैरह में भी सीखा होगा। तो अभी ये सब तो आपको आना चाहिए, प्लस माइनस करना और ये सब करना, क्योंकि ये अभी बीच बीच में सब करना ही है, इन्वर्स निकालते समय आपको सब आना चाहिए। अभी हम लोग करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। 12th का जो है शुरुआत यहाँ से हो रहा है, अभी तक 11th का बेस बता रहा था, या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है वो बता रहा था, बेसिक ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में अभी आपको मैंने रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, देखो बच्चों मैं इस तरह से बता रहा हूँ ना कि अगर कोई पहली बार भी देख रहा है उसे तकलीफ नहीं आएगी, उसे सब समझ में आएगा।
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सपोज कोई एक मैट्रिक्स है यहाँ पर, सपोज यहाँ पर है 3 1 2 4 5 -2 एंड 0 1 3, कोई एक इस तरह से मैट्रिक्स है। ओके, इस मैट्रिक्स का नाम देते हैं ए इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पर ये रो होता है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये कॉलम होता है C1 C2 C3। ओके, ये कॉलम है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है। ओके, कोई भी जो मैट्रिक्स होता है उसको एज पर इट्स पोजीशन वी कैन उसका जो पोजीशन नंबर दे सकते हैं। जैसे ए है तो सपोज इसके सारे एलिमेंट्स ए है, ए। ओके, इस तरह से, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। क्या है, देखो हर एक एलिमेंट का एक पोजीशन होता है। जैसे कि ये फर्स्ट रो के अंदर है, मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं दिस इज इन रो 1 रो 2 एंड रो 3, दिस इज इन कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। एक मिनट बच्चों, ओके, अभी देखो यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि अगर कोई रो 1 रो 2 रो 3 है और ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में बता रहा था कि ये जो पोजीशन है ए, इस ये जो एलिमेंट है ए, इसका पोजीशन क्या होगा, ये जो 3 है समझो, या तो यहाँ पर भी देखते हैं कि ये रो 1 रो 2 रो 3 है और ये है C1 C2 C3। तो ये जो फर्स्ट ए है इसका पोजीशन क्या होगा कि पहला रो और पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये जो ए है इसका फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं, कभी भी याद रखो हाँ। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, पहले नंबर ऑफ रो लिखना है, थर्ड रो, ये भी थर्ड रो, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। इस तरह से किसी भी एलिमेंट का पोजीशन लिखना होता है, आपको ये आना चाहिए। बहुत से बच्चे सोचते हैं अरे बाप रे ये कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है, ये कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स से जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका एक पोजीशन यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हम देखेंगे रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या होता है देखते हैं। ओके, रो और कॉलम, रो या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखो बच्चों, मैट्रिक्स के अंदर ना हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई रो 1 है R1, उसको रो 2 या रो 3 के साथ डायरेक्ट जो अदला बदली कर सकते हैं। ओके, रो ट्रांसफॉर्मेशन यानी R1 को R2 या तो R3 के साथ, डबल एरो मतलब अदला बदली कर दिया, अदला भर दिया, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, चलता है। ठीक है, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉलम 1 है उसको कॉलम 2 या कॉलम 3 के साथ अदला बदली कर दिया, चलेगा। तो ये एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो हम कर सकते हैं, रो कॉलम, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी कांस्टेंट के, किसी भी रो या कॉलम के अंदर हम लोग कोई एक स्केलर मल्टीपल है सपोज कि उसका मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। ये है मतलब क्या है कि कोई रो R1 है तो मैं चाहूँ तो इस R1 के सारे एलिमेंट में कोई एक नंबर है 2 3 4 5 1 ऐसा कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या तो जैसे कोई कॉलम होगा तो उसके अंदर भी कर सकते हैं, सपोज कॉलम 1 है तो कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स में K से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी स्केलर मल्टीपल या स्केलर कांस्टेंट, उससे हम कर सकते हैं। तीसरा कि मल्टीप्लाई विथ K एंड ऐड टू एनी रो और कॉलम, यानी क्या कि हम लोग किसी भी रो या कॉलम को स्केलर मल्टीपल K से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो या तो कॉलम, रो को मल्टीप्लाई करोगे तो करस्पॉन्डिंग रो में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे K से तो उस कॉलम में ही करना है, मतलब करस्पॉन्डिंग कॉलम में। मतलब क्या है कि सपोज में कोई R1 है, यहाँ R1 जो मैं बोल रहा हूँ ना तो R2 R3 कुछ भी ले सकते हैं। R1 को मैं चाहूँ तो R1 के अंदर कोई K से मल्टीप्लाई कर दिया, समझो R1 के ही अंदर K से मल्टीप्लाई कर दिया R1 के सारे एलिमेंट, जैसे ये R1 है इसके 3 एलिमेंट है, इन तीनों में समझो कोई एक दूसरा नंबर है 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, K से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर दूसरे रो में ऐड कर दिया, R2 के अंदर ऐड कर दिया या R3 के अंदर ऐड कर दिया, चलेगा। जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना तो सारे रो ही लेना है, ऐसा एक रो किया एक कॉलम किया ऐसा नहीं चलता है। R हो रहा है तो सब जगह R रहेगा,
और जब आप कॉलम कर रहे हो, सपोज आप कॉलम लेते हो C1 को चेंज कर रहे हो, तो सपोज आप C1 के अंदर C2 के सारे एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो, तो एट दैट टाइम आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो। जब कॉलम कर रहे हो तो पूरी तरह से कॉलम ही करो, रो मत लाओ उसमें। तो ये ऐसे कर सकते हो। ओके, तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स हैं जो आपने अभी यहाँ पर देखे हैं। आओ मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्मेशन करके बताता हूँ कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। अभी इसी के अंदर मैं बताना चाहूँगा, ये 3/3 है। ओके, सारी चीज़ें जो हैं आप लिखते जाओ मेरे साथ, मैं बताते जा रहा हूँ आपको। ट्रांसफॉर्मेशन करना क्यों जरूरी है? जब इन्वर्स आप निकालते हो या इन्वर्जन मेथड, रिडक्शन मेथड आप करते हो, ओके, या एडजॉइंट मेथड करते हो, तो बहुत ही काम की चीज़ें हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स अगर आपको पता होगा तो आप कर पाओगे। जैसे कि कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए प्लस माइनस आना चाहिए, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, वैसे ही मैट्रिक्स के ऑपरेशन करने के लिए ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। चलो बच्चों, अभी देखते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि मैं रो 1 जो है उसको चेंज कर रहा हूँ, रो 1 को क्या चेंज कर रहा हूँ कि सपोज मैं यहाँ पर जो R2 है, R2 में से R1 को माइनस कर रहा हूँ इस तरह से। तो एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ कि जो A है वो चेंज हो जाएगा, जो रो 1 है वो चेंज हो रहा है, रो 1। तो R2 और R3 को सेम लिख दो, 4 5 -2 0 1 3। जब मैं किसी को चेंज करता हूँ, किसी रो या कॉलम को, तो उसको छोड़ के बाकी के रो है वो ऐसे ही लिख दो, या जो कॉलम है वैसे ही लिख दो। रो 1 चेंज हो रहा है, रो 1 विल चेंज, इसका मतलब क्या है? R1 चेंजेस टू, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? R2 - R1। मैंने यहाँ किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, हम कर भी सकते हैं। तो R2 क्या है? देखो ये R2 माइनस R1, R2 के सारे एलिमेंट में से R1 के एलिमेंट्स को माइनस करो। 4 - 3 1, 5 - 1 4, -2 और -2 -4। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे क्यों करना, हम माइनस क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों नहीं किया, हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? तो वो सब हम इन्वर्स निकालने के लिए करते हैं। उसके लिए कुछ हमारा एम होता है कि हमें इस पोजीशन पर 1 लाना है, इस पोजीशन पर 0 लाना है, वो सब करने के लिए हम करते हैं। तो फिलहाल एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि इस तरह से कोई ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये किया, वैसे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये ऐसे कर सकता हूँ कि सपोज मैं C3 को चेंज कर सकता हूँ। C3 को क्या चेंज कर रहा हूँ मैं कि सपोज यहाँ पर 2C2 - C3 करता हूँ, यानी जो C3 है उसको चेंज कर रहा हूँ कि C2 के डबल में से 2C2 करके उसमें से C3 माइनस करना, या तो C3 - 2C2। क्यों कर रहा हूँ वो बाद में हम देखेंगे, कैसे कर सकते हैं वो देखो बताता हूँ। तो C3 चेंज हो रहा है, अब ये जो मैट्रिक्स है वो चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मैं ऐसे लिख सकते हैं, जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल होता है। अब कैसे कर रहे हैं, तो ये C3 चेंज हो रहा है, C3 इस तरह से कॉलम है, तो ये C1 C2 कॉपी कर लो, 3 4 0 3 4 0 1 5 1 1 5 1। अब C3 चेंज हो रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं 2 × C2, तो C3 को क्या कर रहा हूँ कि इसका डबल करके उसमें से C3 माइनस कर रहा हूँ। तो इसका डबल करो, 2 × 1 2 2 - 2, C3 को माइनस करना है, 2 × 1 2 2 - 2 0 आ गया। फिर इसका डबल करो, 5 2 10, 10 में से ये माइनस करो, 10 - 2 तो 10 + 2 12। फिर इधर डबल करो, 2C2 को डबल किया, 2 1 2 -3 किया तो -1। तो इस तरह से हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं वो लिखना चाहिए, ठीक है। और जिसको चेंज करो सिर्फ वही कॉलम चेंज करो, या R1 चेंज करो तो R1 चेंज करो, बाकी का पुराना जो है वही रहेगा। तो इस तरह से जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जिसका यूज़ हम लोग आगे चल के एडजॉइंट मेथड में कर सकते हैं, इन्वर्स निकालने के लिए कर सकते हैं, इन्वर्जन मेथड में वगैरह, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने डिटर्मिनेंट वाला पार्ट आपको बता ही दिया है, अब आगे कुछ और नया सीखते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। इनवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पूरे चैप्टर की जान है। अब इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पर सिंपली एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला मेथड है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन करके इनवर्स निकाल सकते हैं। और एक दूसरा मेथड है कि एडजॉइंट मेथड है, एडजॉइंट मेथड से भी हम जो है इनवर्स निकाल सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना कि आपका जो एक्सरसाइज है 2.2 2.3 12th के अंदर, ओके 2.2 की बात करेंगे, 2.12 में जो इनवर्स निकालना है, यहाँ पर दो तरीके से हम इनवर्स निकाल सकते हैं। एक तो हम सीधे सीधे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, या तो फिर एडजॉइंट मेथड से। अब दोनों मेथड क्या है उसको ध्यान रखो। और इनवर्स क्या होता है पहले वो बताना चाहूँगा। इनवर्स क्या होता है,
सपोज ए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरह से कोई एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, और एक मैट्रिक्स है बी, ओके, दो मैट्रिक्स है ए और बी, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पर बी है, सपोज यहाँ पर कुछ उसके एलिमेंट्स है, ए और बी को मल्टीप्लाई करके अगर आपका इस तरह का मैट्रिक्स आ जाता है जिसमें 1 0 0 1 है, यानी जो डायगोनल है वहाँ पर सिर्फ 1 आए, ओके, इसको यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करके आई आ रहा है, इसका मतलब क्या, ए और बी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, दोनों क्या एक दूसरे के इनवर्स है, जो ए है वो बी का इनवर्स है और जो बी है वो ए का इनवर्स है। समझ में आया? जब कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आई आ जाए, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है और उसके साथ उसके इनवर्स, इनवर्स लिखने का ये तरीका होता है, जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर पावर में -1 दे दो, तो कोई मैट्रिक्स है उसके साथ उसका इनवर्स जो है मल्टीप्लाई कर दे तो उसका मल्टीप्लीकेशन या उसका प्रोडक्ट आई आता है। आई मतलब इस तरह से, अगर 3/3 का ऑर्डर है तो कैसे आएगा, जो आई है वो इस तरह से आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो डायगोनल पे 1 रहेगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 0। तो कोई इनवर्स आप समझ गए, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स भी एक टाइप का मैट्रिक्स ही होता है। किसी एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं हम लोग और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका यूज करके हम ट्रांसफॉर्मेशन करके इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी इनवर्स निकालने के लिए एक कंडीशन होता है, इनवर्स क्या सभी मैट्रिक्स का निकल सकता है, तो कंडीशन ये है कि कोई भी जो मैट्रिक्स है, जैसे मैट्रिक्स ए है, वो क्या होना चाहिए कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी नॉन सिंगुलर बोलते हैं इसको। अगर डिटर्मिनेंट 0 होता तो सिंगुलर बोलते हैं, ओके, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर है। मतलब क्या है कि अगर जैसे ए है, ए का डिटर्मिनेंट निकालो, ए का डिटर्मिनेंट, तो ये 2 4 = 8 -3 1 = 3, 8 - 3 5, ओके, तो ए का डिटर्मिनेंट 5 आया, 0 आया क्या, 0 नहीं आया। इसका मतलब इसका हम ए का इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट आप निकालते हो और 0 आ जाए तो उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, ये याद रखना है। अब ट्रांसफॉर्मेशन भी दो टाइप के होते हैं, देखो, एक तो होता है रो और एक होता है कॉलम। तो या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो, दोनों तरीके से आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में और जो एंट्रेंस एग्जाम होगी उसमें मैक्सिमम जो इनवर्स निकालने के लिए बोला जाएगा, तो ये जो मेथड है बोर्ड में ही बोला जाएगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन करके करो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके इनवर्स फाइंड करो, या तो सिर्फ ऐसा बोला जाएगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इनवर्स फाइंड करो। तो हम लोग कर सकते हैं, रो बोला तो रो से करो, कॉलम बोला कॉलम से करो, और सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला तो किसी एक मेथड से कर सकते हो बोर्ड्स के एग्जाम में। ठीक है, और अगर बोला है कि एडजॉइंट मेथड से इनवर्स फाइंड करो तो एडजॉइंट मेथड से करके दिखाना। यहाँ पर स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर अगर आप MST/CT की तैयारी कर रहे हो, JEE मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें जो ये मैट्राइसेस है उसका इनवर्स निकालना इंपॉर्टेंट है। तो आपको शॉर्टकट ट्रिक सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इनवर्स निकाल सकते हैं। उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन से मेथड से जो है इनवर्स फाइंड आउट करें, आप किसी भी मेथड से इनवर्स फाइंड आउट करो चलेगा। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे ABCD, उसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा इसका इनवर्स जो है सही है, वो निकालना होगा। समझ में आ रहा है? सो एंट्रेंस एग्जाम्स में मेथड इंपॉर्टेंट नहीं होता, आंसर इंपॉर्टेंट होता है, बट बोर्ड एग्जाम में आपको मेथड इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं सब मेथड्स भी आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपके 12th बोर्ड्स की भी रिवीजन हो जाएगी और एंट्रेंस की भी तैयारी हो ही रही है साथ में। तो यहाँ पर रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है। करना क्या होगा इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, इनवर्स मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे यहाँ पर अब इसको हटा देते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स है A, तो A का इनवर्स इस तरह से होगा। तो एक मैट्रिक्स आपको इस तरह से दिया रहेगा A, और उसका यूज़ करके, ओके, सपोज मुझे एक मैट्रिक्स दिया यहाँ पर A 2 3 0 1 4 5 3 -1 2, इस तरह से एक मैट्रिक्स दिया है A, और मुझे क्या करना है कि अब इसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, क्या तरीका लगाऊंगा,
तो यहाँ पर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, कॉलम भी कर सकता हूँ। बेसिक आपको याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, आई आता है। तो अब आपको क्या करना है कि आप या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करो या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो। ये जो ए है उसको बदलते जाओ, ये जो मैट्रिक्स है उसको आई में कन्वर्ट कर दो। ये जो मैट्रिक्स है आई में मतलब क्या होता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3x3 का ऑर्डर है, देखो 1 2 3 रो 1 2 3 कॉलम। तो इसको आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस टाइप के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है आपको, और बाद में ये हो जाएगा ए इनवर्स। फिर जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट होते जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से। और सपोज ये कोई एक नया मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट हो गया। अब किसी भी मैट्रिक्स में आई का मल्टीप्लाई करते हो, सपोज ए इंटू आई करते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का या यूनिट मैट्रिक्स का ए में मल्टीप्लाई किया तो ए आता है। और अगर समझो आई का मल्टीप्लाई मैं ए इनवर्स में करूं तो ए इनवर्स आ जाएगा, मतलब आई 1 की तरह ट्रीट होता है। जैसे 5 इंटू 1 किया तो 5 आता है, 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3 आता है, उस तरीके से। तो आई का मल्टीप्लाई ए इनवर्स में किया तो ए इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ आंसर आ गया बी। जो नया मैट्रिक्स बना वो आपका ए इनवर्स का आंसर है। अब ये आपने सीखा कि ये बेसिक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है। यहाँ ए है तो ए लिखो, बी है तो बी इंटू बी इनवर्स लिखो, सी है तो सी लिखो। बेसिकली हम लोग ए यूज़ करते हैं किसी मैट्रिक्स के लिए। तो आपको करना क्या, ये ए इनवर्स यही रहेगा। ये जो ए को बदलते जाओ रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते करते, जब ए को बदलोगे तो आई भी बदलते जाएगा। अब बदलना कैसे वो मैं बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर आपने स्टेप देख लिया, ए को आई में बदलना है, यानी कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं उसको इसमें बदलना है। ठीक है, कैसे बदलेंगे? सबसे पहले ये जो 2 है उसकी जगह 1 लाना है हमें। ध्यान से देखना, ये जो 2 है इसका पोजीशन क्या है कि A1 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसकी जगह पे आप कैसे भी 1 लेके आओ, लाए, फिर उसकी हेल्प से इसको और इसको 0 कर दो। ये तरीका बता रहा हूँ, ओके, उसकी हेल्प से। फिर यहाँ पर देखो ये जो सेकेंड वाला है यहाँ पर ये 1 है, इसको 1 लेके आना है। फिर इस 1 की हेल्प से इसको और इसको 0 कर दो, ओके। यहाँ पर हाँ, ये जो 4 है इसकी जगह पर 1 आएगा, फिर इसकी हेल्प से ये 3 और -1 को 0 कर देंगे। करना क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। R1 चेंजेस 2 करते थे ना वैसे, या C1 चेंजेस 2। फिर ये जो तीसरा है एलिमेंट, ये जो है इसकी जगह पर 1 लाना है। फिर उसकी हेल्प से यहाँ पर और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 0। ऐसा जब आप करते जाओगे तो ये जो A है ये कन्वर्ट होते जाएगा, और जो A है वो कन्वर्ट हो के इस फॉर्म में आ जाएगा I। यहाँ पर I आ जाएगा, और यहाँ पर जो I है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप A के साथ करोगे वो I के साथ भी करोगे, और I कन्वर्ट होकर नया एक मैट्रिक्स आएगा, उसको नाम दिया B, तो आपको एक इन्वर्स आ जाएगा। तो इस तरह से ये इन्वर्स फाइंड करना होता है। इसको एग्जाम्पल लेके भी अभी मैं बताऊँगा, एग्जाम्पल के जरिए कि कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो आप देखना, आपको समझेगा। लेकिन अभी 1 शॉट लेक्चर है इसलिए मैं सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है। ये देखो एडजॉइंट मेथड क्या होता है उसके लिए देखते हैं। एडजॉइंट मेथड क्या होता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स, सपोज एक मैट्रिक्स है इस तरह से, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो। उसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या कर सकते हो कि आप 1 अपॉन करते हो, और ये जो ये ए है इसका डिटर्मिनेंट निकालो। ये जो ए मैट्रिक्स है सपोज इस तरह से, इस ए का डिटर्मिनेंट निकालो, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करते हो इस तरह से, और एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हो, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ए क्या है, एक मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, और एडजॉइंट ए निकालना है पड़ेगा पहले आपको, और बाद में और साथ में ए का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स आता है। बट एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आता है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जो कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। कोफैक्टर सपोज ए होता है, ए ये होता है। सपोज ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक मिनट, हाँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड, सेकंड रो फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड, सेकंड रो थर्ड, थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड, थर्ड रो थर्ड, इस तरह से। तो ये जो कोफैक्टर्स थे, कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होता है, कोफैक्टर पहले निकालना पड़ेगा इस मैट्रिक्स का। ए का कोफैक्टर निकालो, सारे कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाओ और उसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो को कॉलम कर देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम।
तो क्या हो गया कि जो हमने ये जो मैट्रिक्स था उसका कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स फॉर्म में रखा और उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो वो एडजॉइंट ए आता है। फिर इस एडजॉइंट ए के अंदर 1/a डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए इनवर्स आता है। अब मैं बताऊंगा कि ये कोफैक्टर्स कैसे आते हैं। तो सबसे पहले आपको माइनर निकालना पड़ता है। सपोज यहाँ पर कोई वैल्यू लेते 1 2 3 4, तो यहाँ पर ना हमें माइनर निकालना पड़ता है। जैसे माइनर 1 1, माइनर 1 2, माइनर 1 3 और माइनर 1 4। ये आपने सीखा है ऑलरेडी माइनर क्या होते हैं, नहीं भी पता तो देख लो। देखो यहाँ पर जैसे कि आपको किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर पता है A11 A12 A21 A22 ये पोजीशन होते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के या मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं। तो A11 मतलब ये है, तो मैं जब ये A11 है इसका माइनर निकालता हूँ। M11 मतलब इट इज़ माइनर ऑफ A11। 11 क्या डिनोट करता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो A11 क्या है, उसका माइनर करेंगे तो M11 आता है। कैसे आएगा, तो आप क्या करो, ये पोजीशन क्या है A11 का, ये 1 है, तो इस 1 को जिस कॉलम के अंदर है और जिस रो के अंदर है वो छुपा लो। समझो ये 1 है ना, ये फर्स्ट रो में और ये सेकंड कॉलम है, इसको मैंने छुपा लिया। तो क्या दिख रहा है आपको, ओनली 4, तो वो हमारा माइनर है M11। 2/2 के लिए बता रहा हूँ। जब 3/3 करोगे ना इस तरीके से, इसमें माइनर क्या होगा, जैसे A11 है इसका माइनर M11 कैसे आएगा, इसका पोजीशन क्या है, यहाँ 2 है। ये जो 2 है जिस रो के अंदर है और जिस कॉलम में छुपा दो। अब आपको एक डिटर्मिनेंट दिख रहा है 4 5 -1 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको माइनर मिलेगा। समझ में आया, तो इस तरह से माइनर निकाल सकते हैं। अब ये M12 मतलब ये जो एक मिनट ये है M12 मतलब ये, इस A12 का माइनर निकालना है, इसका माइनर निकालना है। तो ये कॉलम और ये रो छुपा दो, क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ 3 दिख रहा है, तो 3 आ गया। M13 13 कहाँ है, अब यहाँ पर है, ये 2 1 लेना पड़ेगा इसके लिए, 13 नहीं है, ओनली 2 रो है इसलिए M21 M22 इस तरह से। तो 2 1 कहाँ पर है, ये है, ये 3 है ना, ये जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको छुपा देते हैं इस तरह से। अब आपको क्या दिख रहा है, ओनली 2 दिख रहा है, तो ये 2 आ गया। M22 यानी यहाँ पर है 4 कहाँ पर है, देखो ये इस कॉलम में है और इस रो में है, क्या दिख रहा है, सिर्फ 1 दिख रहा है, तो 1 आंसर आ गया। इस तरह से आप क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। अब उस माइनर से हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, भूल जाते हैं बार बार, माइनर कोफैक्टर कैसे क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट। टेंशन मत लो, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, माइनर निकाले आपने, ओके, कैसे निकाला देखा आपने, ये पोजीशन याद रखो, जैसे ये A है तो स्मॉल a सारे एलिमेंट, और ये 1 1 1 2 2 1 2 2 है, उसका माइनर मतलब उसका अपोजिट वाला लेना है, उस रो और कॉलम को छोड़ के जो बचा वो लेना है। 3/3 होगा तो पूरा एक इस तरह से डिटर्मिनेंट बच जाता है, ये ऐसे। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 8 माइनस 5 × -1 -5, तो -5 + 5 हो गया, 8 5 13, तो ये इस तरह से आ गया। तो अब ये माइनर आ गया। अभी कोफैक्टर्स कैसे निकालोगे, यहाँ पर ये कोफैक्टर्स, जैसे A11 निकालना है, A11, तो कोफैक्टर्स निकालने का एक तरीका होता है कि -1 I + j, यानी ये जो 1 1 है ना इसको IJ बोलते हैं, तो ये दोनों को प्लस करना है, 1 + 1 × A11 निकालने के लिए जो M11 है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। मतलब समझ रहे हो क्या करना है। देखो कभी भी ये किस लिए काम आता है, ये सिर्फ ऑड है या इवन बताएगा। 1 + 1 2 यानी क्या, इवन है, और ये -1 फिक्स है, तो -1 का अगर इवन पावर है तो +1 आ जाएगा, ऑड पावर है तो -1 आएगा। यानी जो माइनर्स होते हैं ना, कोफैक्टर्स वही रहते हैं, सिर्फ माइनस या प्लस होगा। ओके, तो होता क्या है कि यहाँ पर अगर 1, इसका जो पोजीशन है 1 + 1 2 है, इवन है, तो -1 का +1 आ जाएगा। अगर ये इवन है तो प्लस में आंसर आएगा, तो एक्चुअल में ये +1 हो गया, -1 का स्क्वायर +1। M11 क्या है, 4, 1 + 4 4 × +1 4, तो हमारा जो A11 है 4 आ गया। अब ये तरीका मैंने बताया, इसको शॉर्टकट में कैसे याद रखने का वो बताता हूँ कि सपोज हमको A12 चाहिए, तो A12 क्या है, यहाँ 3 है तो 3 लिख दो, समझ में आ रहा है। ये भी लिख देते, रुको अभी प्लस माइनस चेक करना है। फिर 2 1 है ना, तो A21 और A22, A21 क्या है, 2 है, A22 क्या है, 1 है। अब प्लस या माइनस चेक करना है। अब देखो 1 और 2 को प्लस करो, क्या आ रहा है, 3 ऑड है ना, ऑड है तो माइनस दे दो। 2 1 3 ऑड है ना, 3 ऑड है तो माइनस दे दो, इक्वल टू -2। 2 2 4 है, 4 इवन है तो प्लस रहने दो। इस तरह से हो गया। तो अभी
एडजॉइंट मेथड क्या होता है कि कोई भी जो मैट्रिक्स है उसका माइनर निकाल लो, माइनर निकालने के बाद उसका कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर और माइनर सेम होते हैं। जो कोफैक्टर्स होते हैं आधे एलिमेंट्स जो इवन पावर वाले होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ऑड पावर वाले नेगेटिव होते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो है ना इसका मैट्रिक्स बनाऊँगा, यहाँ पर बनाता हूँ मैं, ज़रा इसको रफ करता हूँ। देखो ज़रा ध्यान से ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो कोफैक्टर्स आए हैं, कोफैक्टर्स का मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, देखो ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स अगर मैं करता हूँ, ओके, तो ये हो जाएगा A11 कितना है ये 4, A12 -3 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ओके, फिर A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2, A22 1। तो ये क्या आ गया, इसका ये जो कोफैक्टर्स है। अब ये जो मैट्रिक्स था वो A था, अब ये जो आया ये एडजॉइंट आया ना, हमने क्या किया, इसके जो एडजॉइंट के एलिमेंट है A11 A12 फिर A21 A22 लिखा, तो इसको हम क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट है, यहाँ पर IJ लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या डिनोट कर रहा है, जो मैट्रिक्स A था उसके एडजॉइंट का मैट्रिक्स आया। अब अगर मुझे एडजॉइंट जो ये कोफैक्टर थे, सॉरी जो कोफैक्टर्स थे उस कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है। अब मुझे एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A, ये जो मैट्रिक्स A उसका एडजॉइंट। तो क्या करेंगे, सिंपली ये जो मैट्रिक्स आया इसका ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज जैसे मैंने अभी बताया था, ट्रांसपोज ये कि जो A आता है ना, ये A इस तरह से, ओके, यहाँ पर जो एडजॉइंट ऑफ A क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर ये जो A का मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज मतलब क्या होगा, जैसे ये रो है ना उसको कॉलम कर दो 4 और यहाँ -3 है तो ये हो गया, रो था वो कॉलम हो गया, ये रो है तो ये कॉलम हो गया, तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट A। अब क्या करना है कि अगर मुझे A इनवर्स निकालना है तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला है, क्या पहले निकाल लेना चाहिए था। A डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 4 4 3 2 6 तो -2, ये डिटर्मिनेंट आया हुआ है। देखो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लोगे तो ये जो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट क्या है -2 इंटू एडजॉइंट A क्या आया है, देखो ये 4 3 -3 है एंड -2 1। तो इस तरह से किसी भी एक मैट्रिक्स A का आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हो बाय एडजॉइंट मेथड। इसमें करना क्या होता है कि आपको एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का निकालना चाहिए। फिर से देखो बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल के रखो। लास्ट फॉर्मूला जो यहाँ पर है इसमें यूज होने वाला है, देखो इस फॉर्मूले में, ओके। डिटर्मिनेंट आपने निकाल के रखा है, यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट पे में यूज होगा। फिर हम कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालने वाला है। कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स के लिए माइनर निकालना पड़ेगा। माइनस आपने देख लिया किस तरह से निकालना, सारे माइनस निकाल लो। जो माइनस आया है उसी से कोफैक्टर आ जाएगा डायरेक्ट। कोफैक्टर जो होते हैं वो क्या होता है कि इन दोनों को प्लस करो, जैसे 1 + 1 2 इवन आया तो ये प्लस में आएगा, माइनर जो है वो सेम ही रहेगा, ओके। अब ये जैसे M1 2 3 है, M1 2 3 है, बट 1 और 2 जो इसका पोजीशन है वो प्लस करो, 1 + 2 3 ऑड है तो माइनस आया। अभी M21 2 था तो A जो है ये 21 2 + 1 3 ऑड है तो माइनस आया। M22 1 है तो जो A22 A भी 1 रहेगा, 2 + 2 4, ये इवन है इसलिए प्लस में आया। तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम किसी मैट्रिक्स का माइनर निकालते हैं, माइनर निकालने के बाद उसके कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालने के बाद उस कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में रखते हैं। फिर ये जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज इस तरह से, ट्रांसपोज मतलब जो रो है उसको कॉलम कर दिया, तो ये एडजॉइंट आ गया। अब ये जो डिटर्मिनेंट आया था और एडजॉइंट आया था, डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल करो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट A से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे आपको इन्वर्स आ जाएगा। तो काफ़ी कुछ स्टेप्स है जो याद रखना है। इसमें क्या होता है, गलत होने के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन करके जब इन्वर्स करते हैं यहाँ दिमाग चलाना पड़ता है कि आपको क्या करना है। यहाँ जो मैट्रिक्स A है इसको पहले यहाँ 1 लाना है, 1 की हेल्प से इस दोनों को 0 करना है, फिर ये 1 लाना है इसकी हेल्प से इनको 0 करना है, फिर ये 1 लाना है इसकी हेल्प से इधर 0 करना है। तो अगर आप वो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको ये मेथड ईजी लगेगा, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि कुछ स्टेप फिक्स है, माइनर निकाल लो, एडजॉइंट निकाल लो और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, ओके, और ये फॉर्मूले में रख दो। तो एंट्रेंस में मैं चाहूँगा कि आप ऐसा करके टाइम वेस्ट ना करें। एंट्रेंस एग्जाम में अगर आता है तो इसका डायरेक्ट माइनर और कोफैक्टर निकालना सीख लो। उतना लिख के दिखाना नहीं होता है एंट्रेंस में, आपको सिर्फ आंसर इंपॉर्टेंट है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकते हो, फट माइनर और को फैक्टर निकाल सकते हो, प्लस माइनस जैसे मैंने बताया डायरेक्ट को फैक्टर आ जाएगा, को फैक्टर को ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इन्वर्स आ जाएगा, परफेक्ट आंसर आएगा। एंट्रेंस में ज़्यादातर एडजॉइंट मेथड यूज़ करना, शॉर्ट्स में पूरा लिख के नहीं देखना है, रफ में फटाफट माइनर और माइनर के हेल्प से डायरेक्ट को फैक्टर्स का मैट्रिक्स और ट्रांसपोज करने का, ठीक है। लेकिन आपको बोर्ड्स के लिए दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। आओ चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ करके हम लोग इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं किसी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए। सपोज कोई एक मैट्रिक्स है, सिंपल लेते हैं 1 2 3 4, तरीका सीखना है और तरीका अप्लाई करो, यहाँ कुछ भी चेंजेस हुए तो आप कर सकते हो। तो मैंने क्या सीखा है, यहाँ पर आपको करना क्या है, A इंटू ए इनवर्स आई, ये फॉर्मूला पहले ले लेना है। आप इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, रो कर सकते हो, कॉलम कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आप चेक करोगे इसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है, 1 इंटू 4 4 माइनस 3 2 6 माइनस 2, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट होता है। अब आप इसका जो है इनवर्स फाइंड आउट करना शुरू कर सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला ये लिख देते हैं हम लोग, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, यहाँ लिख सकते हैं वी है, मैं अच्छे से बता रहा था कि आपको बोर्ड्स के लिए भी काम आए और एंट्रेंस के लिए भी काम आए। ओके, ई क्या है देखो 1 3 और यहाँ 2 4 है, ए इनवर्स हमें फाइंड करना है और आई जो है ये 2/2 है, 2 रो 2 कॉलम, तो उस हिसाब से आप ये आई लिख दोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब करना क्या है, इसको बदलते जाना है, ए को बदल के ऐसा लाना है, यानी यहाँ 1 है, यहाँ 1 ही चाहिए था तो एक ऑलरेडी है, नहीं तो यहाँ 1 लाना पड़ता है, ऑलरेडी है तो ठीक है। फिर यहाँ पर 0 लाएंगे इस 1 के हेल्प से, फिर यहाँ पर ये 1 लाएंगे, फिर इस 1 के हेल्प से यहाँ 0 लाएंगे, यहाँ हम करते जाएंगे और यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ जाएगा और यहाँ जो आंसर आएगा वो हमारा ए इनवर्स रहेगा। तो ये 1 है, 1 की हेल्प से यहाँ 0 लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो R2 है इसको चेंज करते हैं, R2 ये 3 में से अगर मैं इस 1 में 3 का मल्टीप्लाई करूँ, 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो R2 में से माइनस करते जो R1 है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है R2 चेंज हो रहा है, तो आप फटाफट लिख दो इस तरह से, जो भी है R2 चेंज हो रहा है तो R1 को कॉपी कर लो, R2 चेंजेस R1 जो फर्स्ट रो है 1 2 1 0 ये कॉपी कर लो। ओके, थोड़ा भरा भरा दिखेगा। अभी ये जो R2 को चेंज करो, R2 में से 3 टाइम्स R1 को माइनस करो, 3 में से माइनस करना है 3 टाइम 1, 3 माइनस 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 3 0, 4, फिर ये 3 टाइम्स 2 6, 4 माइनस 6 माइनस 2। ओके, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ क्या करना है, 0 में से माइनस करना है R2 में से 3 टाइम्स R1, 3 इंटू 1 3, 0 माइनस 3 माइनस 3। ओके, इस तरह से फिर ये R2 में से माइनस करना है 3 टाइम्स 0, तो 1 माइनस 3 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 1, ये 1 ही रहेगा। ओके, इस तरह से। अब यहाँ 1 की हेल्प से 0 आ गया, देखो 1 की हेल्प से 0, अब यहाँ 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है, तो ये -2 है, इस -2 की जगह 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो रो 2 है यहाँ अगर मैं -2 से ही डिवाइड कर दूँ तो हम ऐसे कर सकते हैं, जो R2 है R2 चेंजेस 2, तो मैं जो R2 है इसको -2 से डिवाइड कर देता हूँ, या तो इसको ऐसे लिखना चाहिए कि जो R2 है उसको मैं -1/2 से मल्टीप्लाई कराऊँ, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा देखो, अभी R2 चेंज हो रहा है वापस, तो जो फर्स्ट रो है उसको सेम रखो। ओके, 1 0, सेकेंड रो चेंज हो रहा है, तो 0 में अगर किसी का मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, -2 R2 क्या -2 में इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। यहाँ भी करो, -3 में अगर -½ से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3/2 आ गया, और 1 में इसका मल्टीप्लाई किया तो -½ इंटू 1 -½ आ गया। यहाँ पर कुछ भी आने दो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हमें पहले 1 लाना था, उसके हेल्प से यहाँ 0 लाना था, ला दिया, फिर यहाँ 1 लाना था, वो भी आ गया। अब इस 1 की हेल्प से इस 2 की जगह पर 0 लाना है, तो कैसे करेंगे, अब ये जो 2 है उसमें से वहाँ 0 लाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो सेकेंड रो है ना इसका डबल करके अगर इसमें से माइनस कर दे तो 1 का डबल 2, और इस 2 में से 2 माइनस किया तो 0, तो यहाँ आ जाएगा। अब R1 को चेंज करते हैं, R1 चेंजेस 2, जिसको चेंज करना पहले लिख लो, फिर एरो लिखो, R1 चेंजेस 2, फिर R1 में से मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 में से सेकेंड रो का डबल करके, सेकेंड रो यानी R2, R1 में से सेकेंड रो के डबल को माइनस करो। अब R1 चेंज हो रहा है तो R2 को कॉपी कर लो, R2 को कॉपी कर लो। R2 क्या है देखो, ये सेकेंड रो, इसको ऐसे ही लिख दो, ये 3/2 - 1/2। अब
जो R1 चेंज होगा, तो R1 में से ये 1 में से R2 का डबल, 1 में से 0 का डबल माइनस किया तो 1 ही आएगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 1 और ये 0 है, इसलिए अच्छा है। ये चेंज हो जाएगा, R1 यानी 2 में से R2 का डबल, इस 1 का डबल। अब यहाँ पर जो ये आ चुका है ये ऑलरेडी I आ चुका है और ये A इनवर्स है, और ये जो आया इसको ऐसे ही रखो, ये हमारा इनवर्स का आंसर आ चुका है, ठीक है। इस तरह से ये जो भी है इस तरह से। अब I इंटू A इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स -2 1, ये जो है ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हो बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह से अगर आप चाहो तो जहाँ भी मैंने R किया है कॉलम करके कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो। बट एक बात याद रखना कि अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो पूरी तरह से कॉलम ही करना, R और C मिक्स नहीं करना है, या तो पूरी तरह से रो करो या पूरी तरह से कॉलम करो। तो यहाँ पर मैं एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ, एंट्रेंस में बोर्ड के लिए भी आपका रिवीजन हो गया, तरीका भी समझ में आ गया। अभी देखो इनवर्स निकालने के लिए मैंने 2 तरीके बताए, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम। तो ये पूरे स्टेप्स होते हैं बोर्ड के लिए, लेकिन अगर एंट्रेंस में करना है तो उसके लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स लगाना होगा, इतना करना नहीं पड़ेगा। इसका A का इनवर्स ये कैसे आ रहा है, डायरेक्ट इससे ये लाना होगा, ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। तो वो मैंने अभी बताया कि एडजॉइंट मेथड के जो स्टेप्स बताए उससे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये जो एडजॉइंट मेथड होता है उसको मैंने जो समझाया है इसी एग्जाम्पल को एडजॉइंट मेथड से करके देखते हैं, और उसके बाद में शॉर्टकट बताता हूँ मैं कि किस तरह से बोर्ड के लिए तो मैं बता ही रहा हूँ, शॉर्टकट MSTCT या JEE मेंस के लिए कैसे होगा। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर ये सेम मैट्रिक्स है, ओके, सेम मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट मेथड करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर समझो ये A है, ओके, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि हम लोग को इसका कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, IJ कोफैक्टर्स, ओके। कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालने के पहले माइनर निकालना पड़ेगा, इनवर्स निकालने के पहले ये तो हमेशा चेक ही कर लेना आप, ओके, कि इसका जो ये है वो कितना आ रहा है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, ओके। अभी माइनर M11 शॉर्ट में बता रहा हूँ, देखो 2/2 का क्या आ जाएगा, इसका माइनर क्या है 4 1 है ना, ऐसे ऐसे करोगे तो 4, M12 इसका माइनर 3, ये हो गया। फिर इसका माइनर क्या आएगा 2, और इसका माइनर, इस 4 का माइनर क्या आएगा 1, ओके। माइनर कैसे निकाला, ये 1 के सामने 4, 3 के सामने 2, 4 के सामने 1, 2 के सामने 3, इस तरह से माइनर होता है। तो माइनर इस तरह से निकाला जाता है। लेकिन जब ये जो माइनर्स आपने निकाले इससे कोफैक्टर्स निकालोगे तो A11 A12 A21 A22, अभी मैं पूरी तरीके से बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट बताता हूँ। हाँ, ये जो माइनर्स है वो सेम ही रहेंगे, ये 4 और ये 2, ये 3 और ये 1, ये माइनर और कोफैक्टर सेम होते हैं। सिर्फ इसका ये देखो कि पोजीशन 1 1 को प्लस करो 2 आ रहा है तो ये प्लस में रहेगा, 2 2 को प्लस करो 4 आ रहा है, इवन है तो प्लस में रहेगा, 1 2 यानी 3 ऑड होता है तो माइनस आ जाएगा, 2 1 3 ऑड होता है माइनस आ जाएगा। डायरेक्ट ही वो सब लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, यहाँ पर मैं एंट्रेंस के लिए तैयारी करवा रहा हूँ, अभी इसको शॉर्ट में बताऊँगा कैसे करना है। तो अभी हमारा जो कोफैक्टर्स है वो क्या आ गया 4 -3 -2 1, 4 -3 -2 1, इसके ऑब्जर्वेशन से ही मैं आपको शॉर्ट बताऊँगा। फिर ये हो गया, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, AIJ इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज क्या होगा, ये 4 और यहाँ पर -2 आ गया, -3 यहाँ पर आ गया और ये 1 यहीं पर रह गया। समझ में आ गया। अब क्या होगा कि मुझे A इनवर्स निकालना था, वो क्या बोलता है A का डिटर्मिनेंट ले लो और अच्छा ये क्या आ गया कि इसका जो ट्रांसपोज किए यही एडजॉइंट आ गया, ये जो आया क्या है, ये जो एडजॉइंट आ गया, यहाँ पर लिख देते एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, ये एडजॉइंट आ गया। तो जो एडजॉइंट ऑफ A है वो ले लो 1/A का डिटर्मिनेंट क्या है -2 इंटू एडजॉइंट A क्या है, ये आया 4 -2 -3 1। आप चाहिए तो 1/-2 को अंदर सब में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या कॉमन भी ले सकते हो, माइनस को ऊपर रखना चाहिए। तो ये आपका A इनवर्स आ गया है एडजॉइंट मेथड से। कितना आसान है देखो, पहले जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लिया, माइनर निकाला, माइनर और कोफैक्टर सेम होते हैं, ओके। सिर्फ जो A12 और A21 पोजीशन पे वो नेगेटिव होते हैं।
ओके, फिर यहाँ से जो को फैक्टर्स निकले थे उसको मैट्रिक्स किया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। अब ये तो आ गया इसका ए इनवर्स, लेकिन ये जो मैंने एडजॉइंट मेथड से किया ये बोर्ड के लिए सही है, एंट्रेंस में ऐसे नहीं करना होगा। अगर आप जेईई मेंस या सीईटी देने वाले हैं तो डायरेक्ट ये जो ए है इससे हमको ए इनवर्स फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर समझ लो कि ये जो ए है वो ए बी सी डी इस तरह से एलिमेंट है। ओके, अब डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो तरीका है, ये फॉर्मूले को हम यहाँ पर ये करते हैं कि अगर मुझे डायरेक्ट करना है तो देखो फॉर्मूला जो क्या होता है, किसी ए का ए इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, तो 1 अपॉन, और ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखो ए बी सी डी है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकाला था आपने, ए इंटू डी क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस बी इंटू सी, ऐसे है ना। सो ए डी माइनस बी सी, ये तरीका है देखो शॉर्टकट। फिर क्या होता है कि हम लोग लेते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए देखो ये है, ये क्या आता है, इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज आया था 4 1, देखो यहाँ पर 1 4 था, अदला बदली हो गया, जो 1 था वो इधर आ गया, 4 इधर आ गया, देखो 1 4 अदला बदली हो गया, यानी ए इधर आ गया और डी यहाँ चला गया। तो हम क्या करेंगे, ए इधर था इधर आ गया और डी यहाँ पर आ गया, देखो ध्यान से, इससे मैं बता रहा हूँ। फिर क्या था, यहाँ क्या था 2 और यहाँ 3 था, तो यहाँ 2 3 जैसा था वैसे ही बट निगेटिव में आ गया। तो यहाँ 2 क्या है बी और सी क्या है 3, तो बी और सी जैसे का तैसा है बट निगेटिव में आ गया। तो ये एक तरीका हो गया शॉर्टकट, कि इससे हम शॉर्टकट कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसी को लेते हैं, क्या है a इज इक्वल टू 1 2 3 4, और मैं बोलूँ इसका इन्वर्स निकालो, तो आप ये सब करते मत बैठो। अगर शॉर्टकट करना है तो सीधा क्या करो, 1 अपॉन करो, फिर ये जो मैट्रिक्स का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट का वो करो, 1 इंटू 4 4, 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 -2 आ गया। फिर डिटर्मिनेंट, फिर क्या करो, ये जो है ना इन दोनों को अदला बदली कर दो, 4 यहाँ कर दो 1 यहाँ कर दो, 3 और 2 को ऐसे ही रहने दो, और इन दोनों को निगेटिव कर दो, इन दोनों को निगेटिव, बस देखो अभी मैच करो, आ चुका है ना, -1/2 यानी ये 1/-2, 4 -2 -3 1। ये तरीका है, जब भी 2/2 ऑर्डर रहे इस तरह से ए बी सी डी जो है इसका डायरेक्ट आप कर सकते हो। कोई और भी अगर क्वेश्चन होगा, सपोज ए यहाँ पर नया लेता हूँ, ए 2 4 5 6, इस तरह से अगर कोई एक और मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स कैसे निकालोगे, डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, 1 अपॉन 2 6 12, 12 माइनस 20 तो -8 हो गया। फिर मैट्रिक्स, ये 2 और 6 को अदला बदली कर दो, 6 2 हो गया, और 4 5 को ऐसे ही रखो ये वाले डायगोनल को, और इसको सिर्फ निगेटिव दे दो, सेम रख के निगेटिव। बस इस तरह से आपको क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। सिर्फ एक स्टेप में डायरेक्ट आप कर सकते हो, शॉर्टकट ट्रिक है, किसी का भी फाइंड कर सकते हो इन्वर्स, काफ़ी आसान है, ये ट्रिक फॉलो करो। ओके, और अभी तक मैं जो बता रहा था, पूरा प्रोसेस बता रहा था कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन रो या कॉलम करके किस तरह से आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हो, और एडजॉइंट मेथड से किस तरह से आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हो। तो ये सारे बोर्ड्स में काम आएंगे, और वो पूरा बोलते हैं ना, किसी चीज़ का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, फिर डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। और ये जो मैंने ट्रिक बताया यहाँ पर, ये शॉर्टकट है। MST CT और जेईई मेंस में अगर क्वेश्चन आते हैं तो स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आंसर इंपॉर्टेंट होता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो ये ट्रिक यूज़ करके ए का ए इन्वर्स और किसी का ऐसे, मतलब जैसे मैंने बताया ना, इस तरह से डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसको, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मैट्राइसेस, जो हमने पूरा अभी तक सीखा है उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ एप्लीकेशन बताऊंगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं ना कि सर मैथ्स में ये हम लोग टॉपिक सीख रहे हैं, ये हमारे लाइफ में कहाँ यूज़ आएगा। तो बच्चों, जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, जैसे आपने देखा है व्हाट्सअप में मैसेजेस होते हैं कि दिस मैसेज इज़ एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, जैसे कि नेट बैंकिंग होता है बैंक्स के लिए, पासवर्ड होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती है, किसी चीज़ को एनक्रिप्ट करना है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है, तो ऐसे टाइम पर जो ये मैट्रिक्स होता है वो बहुत हेल्प करता है। कोई मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स यूज़ करके प्रोग्राम के अंदर जो एक पास कोड बनाया जाता है या पासवर्ड बनाया जाता है, तो ये ऑटोमेटिक आईसीज के अंदर प्रोग्रामिंग में किया जाता है। तो यहाँ जो हम लोग मैट्राइसेस सीख रहे हैं, ये पूरा बेसिक है, इसको पूरा का पूरा यूज़ जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, जो जैसे मैंने बताया एनक्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और फिलहाल अभी हम लोग मैथ्स के 12th लेवल तक, अभी हम लोग बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं उसका पूरा एक्चुअल यूज़ करने, वो जब आगे जाके आप प्रोग्रामिंग वगैरह सीखोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं मैथ्स के अंदर एप्लीकेशन की बात करूँ कि हम लोग कोई मैट्रिक्स अलग अलग है, उसमें कोई अननोन मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स फाइंड करने, तो कैसे कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है एक्स और एक मैट्रिक्स है बी। कुछ इस तरीके से है कि जो ये मैट्रिक्स एक्स है वो अननोन मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स ए और बी नोन है। तो ये दो नोन मैट्रिक्स के हेल्प से अननोन मैट्रिक्स को फाइंड करना, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो मेथड है, एक है
इन्वर्जन मेथड और दूसरा है रिडक्शन मेथड। ये दोनों मेथड यूज करके हम लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी एक अननोन मैट्रिक्स एक्स। अब आपको बता दूं कि जो 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और सीटी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो रिडक्शन मेथड है वो डिलीट हो गया, वो नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ ताकि आगे चल के भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पता रहे। देखो इन्वर्जन मेथड क्या होता है कि सपोज मुझे एक इस तरह से दिया है a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, इस तरह से कोई दो मैट्रिक्स है a और b, अच्छा एक अननोन मैट्रिक्स है x, a और इस अननोन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर अगर b आता है तो ऐसे टाइम पर x कैसे फाइंड करना, दोनों केस में यहाँ भी वैसे ही है a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पर हो सकता है कि ये जो a और b मैट्रिक्स है ये 2/2 के हो सकता है 3/3 के हो। अभी जो फॉर्मूलेज हैं इसके हिसाब से ये जो अननोन मैट्रिक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स दिए हैं, कंसिडर करते हैं a जो दिया है a11 a12 a21 a22 और ये x सपोज दिया है मुझे इस तरह से x11 और x12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इस तरह से दिया है। और सपोज b यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एक b दिया हुआ है अलग से मैट्रिक्स b, वो किस तरह से दिया है b11 और b21 इस तरह से सपोज दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है a x b, इनके ऑर्डर अलग अलग है बट कैसे होता है आपको पता है ना, किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2/2 है और ये 2/1 है तो इसका लास्ट वाला इसका पहला वाला सेम है तो ये मल्टीप्लाई होंगे और आंसर जो आएगा वो कैसे आएगा, इसका जो बचा हुआ 2 है वो 2 रो एंड 1 कॉलम में आंसर आएगा। तो उस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर a और x का मल्टीप्लाई करके b आता है सपोज यहाँ पर, तो a की जगह मैं अगर ये रखता हूँ a11 a12 a21 a22 ओके, फिर ये x है x11 x21 इस तरह से और ये है b11 b21 इस तरह से। तो अब मुझे समझो कि इन्वर्जन मेथड करना है। अब यहीं पर रिडक्शन मेथड को भी ध्यान में रखो, ये भी इसी के अंदर बताऊंगा मैं। इन्वर्जन मेथड क्या करता है कि जैसे ये ax इज इक्वल टू बी है, ax इज इक्वल टू बी, तो ये कहता है ना कि ये दोनों में a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में। तो यहाँ पर क्या है ax है और यहाँ पर b है, तो ये a इनवर्स और a मिलके i हो जाएगा और यहाँ a इनवर्स b और i इंटू एक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ आ गया a इनवर्स b, समझ में आ रहा है। ये क्या है इन्वर्जन मेथड कहता है। अब ये a इनवर्स को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने बोला, इसको शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊँ, डायरेक्ट ऐसे समझने की कोशिश करो कि इन्वर्जन मेथड में होता है कि ये x यही है, ये जो a है वो दूसरी तरफ गया तो a इनवर्स हो गया, बस ये तरीका याद रखो। समझ में आ रहा है कि जो x है उसको यहीं रखें, ये जो a नोन था ये x अननोन मैट्रिक्स है, x पता नहीं है, जो a समझो यहाँ 1 2 3 4 कुछ है, b की वैल्यू पता है, तो हमने क्या किया a को उस तरफ लेके गए, ये x है, a वहाँ गया तो a इनवर्स। अब क्या करना है कि आपको क्या करना है कि ये यहीं रहेगा, देखो ये इसका जो इनवर्स है वो यहाँ चला गया, इसको मिटा देते ओके। अब यहाँ पर है ना डायरेक्ट मैं कोई तो एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, सब अभी एक समझाने के लिए था। सपोज ये 1 2 3 4 है और ये जो b है ये a है ओके, और ये जो b है सपोज यहाँ पर 4 और 6 इस तरह से है और x फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, तो x आ गया, a उस तरफ गया तो a इनवर्स इंटू बी। अब आप क्या करोगे, जो a मैट्रिक्स है उसका डायरेक्ट इनवर्स फाइंड करोगे और b से मल्टीप्लाई कर दोगे ओके। तो ये इनवर्स निकाल के यहाँ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, अभी मैंने शॉर्टकट सिखाया था, 1 अपॉन करोगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 4 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 आया। और मैंने क्या सिखाया था, ये 1 4 ऐसे ही रखो, अदला बदली करो, 1 4 का अदला बदली 4 और ये 1 2 और 3 ऐसे ही रखो और माइनस दे दो, तो ये क्या हुआ a इनवर्स हुआ। यहाँ पर इंटू b है, b सपोज यहाँ 4 और 6 है इस तरह से, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये x है इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको x को ये जो 1 अपॉन माइनस 2 है इसको साइड में ही रखो, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो ये 2/2 है और ये 2/1 है, तो ये सेम है 2/2 और 2, तो 2/1 का आंसर आएगा, 2 रो 1 कॉलम। तो देखो ऐसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 × 4 16 प्लस -2 6 जा -12,
फिर ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 4 ज़ा -12 प्लस ओके, फिर 1 इंटू 6 6 इस तरह से। सो एक्चुअल में क्या आ गया x यहाँ पर -1/2 माइनस ऊपर ले लिया यहाँ पर 16 - 12 4 ओके, 16 - 12 4 -12 + 6 6 ये आया। अभी ये 1/2 अंदर भेजोगे तो क्या होगा, माइनस भी अंदर जाएगा तो माइनस और 2 2 ज़ा 4 -2 3 ज़ा 6। तो इस तरह से देखो x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर मेन क्या था, ये जो a इनवर्स मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। अगर आप बोर्ड्स के लिए करो तो आपको a इनवर्स निकाल के दिखाना पड़ेगा, और अगर आप एंट्रेंस के लिए करो जेईई मेन सीईटी के लिए तो आप डायरेक्ट इस तरह से a इनवर्स रख के फट से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये होता है इन्वर्जन मेथड। यहाँ पर क्या होता है कि a इंटू एक्स b है, अब a को उस तरफ भेज दो, a को उस तरफ भेज दो तो a इनवर्स हो जाएगा, और a इनवर्स निकाल के इसमें मल्टीप्लाई करो तो आपको अननोन वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, इन्वर्जन मेथड। अब रिडक्शन मेथड की बात करते हैं। वैसे तो ये 2021 के लिए जो सिलेबस से निकल गया बोर्ड्स के लिए और एंट्रेंस के लिए भी, लेकिन ध्यान से देखो ये सीईटी के लिए, जेईई के लिए तो रहेगा ही। तो ये रिडक्शन मेथड क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ax = b है तो इस a को यहाँ भेज रहे थे, x = a इनवर्स b हो रहा था, a इनवर्स निकाल के b में मल्टीप्लाई करके हम अननोन वैल्यू निकाल रहे थे। बट रिडक्शन मेथड अगर आप करते हो तो यहाँ पर इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या कर सकते हैं, ये जो a है उसको सीधे सीधे आप रिड्यूस करते जाओ, i के फॉर्म में कन्वर्ट करते जाओ। यानी कि जैसे कि ये 1 0 0 1 होता है, इस फॉर्म में i जो ये होता है, या अगर 3/3 का ऑर्डर बोले 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये होता है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इस i को, तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। जैसे इस पर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे रो या कॉलम तो ये भी बदलते जाएगा। तो अगर आप चाहिए तो इसको सीधा i में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा i इंटू एक्स = ये जो b है वो कन्वर्ट हो गया, कोई नया मैट्रिक्स बन जाएगा d। ओके, b पूरा चेंज हो गया, तो i इंटू एक्स सिर्फ x रह गया और ये d मिल गया। जो ये मिला ये क्या मिला, ये x का वैल्यू मिला। समझ में आ रहा है। लेकिन रिडक्शन मेथड में जरूरी नहीं कि इस a मैट्रिक्स को i में ही कन्वर्ट करे, ऐसे में कन्वर्ट करे। सपोज आपने इस तरह से 1 और 0 ला दिया और यहाँ पर 0 1 नहीं लाए, या तो यहाँ पर 1 लाए यहाँ 0 नहीं आया तो भी चलेगा। फिर इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग, इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये रिडक्शन मेथड होता है जो काफ़ी आसान होता है। तो ये इसमें क्या होता है कि हमको जरूरी नहीं कि a को पूरा i तक कन्वर्ट करे, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में पूरी तरह से कन्वर्ट करे। अगर आधी तरह से कन्वर्ट हो गया, मैक्सिमम 0 लाने का ट्राई करने का, जितना ज़्यादा 0 आएगा उतना ज़्यादा ये दोनों का मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन जाएगा। तो ये होता है रिडक्शन मेथड। ओके, अब ये रिड्यूस हो गया है तो आप लोग कोशिश करो कि जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड के लिए वो इन्वर्जन मेथड से ही ट्राई करो कि a इंटू एक्स = b। फिर ये जो a है इस तरफ गया तो a इनवर्स निकाल के यहाँ b से मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आना चाहिए। इन्वर्जन मेथड से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको, रिडक्शन मेथड मत यूज़ करो। अभी 2021 वाले जो बच्चे हैं वो लोग, क्योंकि आपके लिए डिलीट हो गया रिडक्शन मेथड। ओके, MST-CT में तो क्या है कि यहाँ पर मेथड तो पूछता नहीं है, डायरेक्ट आंसर पूछता है। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको इन्वर्स डायरेक्ट निकालने आना चाहिए। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आपने देखा 2 मेथड होता है, एक इन्वर्जन मेथड, एक रिडक्शन मेथड। इन्वर्जन मेथड में किस तरह से हम लोग इन्वर्स का यूज़ करके जो है हम लोग को एक अननोन जो मैट्रिक्स है फाइंड करते हैं। रिडक्शन मेथड में क्या करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन दिया होगा तो कोई एक मैट्रिक्स जो अननोन के साथ मल्टीप्लाइड है उसको रिड्यूस कर देते हैं। रिडक्शन में ही है देखो, रिड्यूस कर देते हैं, आई के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। पूरी तरह से आई में कन्वर्ट नहीं हुआ तो भी आधी तरीके से भी हो रहा है, ज़्यादा 0 लाने की कोशिश करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगा, सपोज ये ए को मैंने रिड्यूस किया है 1 0 और 2 और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 0 आना चाहिए था लेकिन समझो नहीं किया मैंने। और यहाँ पर सपोज मैं x1 और x2 ले लेता हूँ और यहाँ पर समझो 4 और 5 इस तरह से मेरा आ चुका है। मैंने क्या किया, a को रिड्यूस कर दिया। अब इसके बाद में क्या करूँगा, यहाँ पर इक्वेशन बना सकता हूँ जो ये 1 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू x1 2 इंटू x2 2x2, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। दूसरा इक्वेशन 0 इंटू x1 0, 1 इंटू x2 = 5। तो यहाँ पर मुझे 2 इक्वेशन मिल गई। यहाँ पर जो x2 की वैल्यू 5 है इसको यहाँ पर रख दूंगा। अगर मैं x2 की वैल्यू 5 रख दिया तो x1 क्या आ गया, 2 इंटू 5 10। ओके, 10 उस तरफ गया तो 4 - 10 - 6, तो x1 मिल गया और x2 मिल गया। अब यहाँ पर जो मुझे एक b मैट्रिक्स था अननोन इस तरह से, तो b में जो पहला x1 है वो है -6 और जो x2 है वो 5, इस तरह से ये मिल चुका है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। कोई जो b नहीं, ये जो x था, सॉरी ये जो x था
x हम निकाल रहे हैं x1 x2, तो जो x अननोन मैट्रिक्स था वो इस तरह से फाइंड हो गया। b की वैल्यू समझो यहाँ 4 5 था, तो जो अननोन मैट्रिक्स है ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। कोई भी जो मैट्रिक्स है उसको रिड्यूस करके फिर मल्टीप्लाई करके 2 इक्वेशन बनेगा। अरे बट अब ये आपको बोर्ड में नहीं है, बट ये एक तरीका तो आपको सीखना चाहिए, आपके बुक में है। ओके, तो यहाँ पर मैट्रिक्स का एप्लीकेशन पूरा हुआ। बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि आपके बुक के अंदर जितना कंसेप्ट है मैट्रिसेस का, इस लेक्चर एक ही लेक्चर में मैंने कोशिश की पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका कवर करने का। साथ ही स्टार्टिंग में मैंने 11th का जो बेसिक होता है मैट्रिसेस वो भी आपको कवर करके दिया है, एकदम बेसिक, रो कॉलम क्या होता है, मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, सब कुछ कर दिया। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया है तो बोर्ड का जो आपका पूरा रिवीजन हो चुका है। साथ ही मैंने जो शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत सारे बताए हैं और अभी और भी बताते रहूँगा। जो MCQ की हमारी लाइव लेक्चर्स होंगे प्रैक्टिस वाले, बहुत सारे ट्रिक्स उसमें बताऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये चैप्टर आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। आपको बहुत इजी तो चैप्टर है ही है, बट क्या होता है कि कभी कभी रिवीजन ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं, फिर से इतना कितना टाइम लगेगा देखने में, तो उसकी वजह से वो चीज़ें टफ लगने लगती है। जिन चीज़ों से हम दूर होते हैं ना, वो चीज़ें हमसे और दूर होती जाती है, तो हम उनको देखते नहीं। तो ये लेक्चर आज का अगर आप देख लिए हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। और मेरे साथ ये सीरीज में बने रहो, जो एकलव्य बैच की सीरीज है उसमें लगातार मैं आपको 1 शॉट लेक्चर्स दे रहा हूँ हर एक चैप्टर के, और साथ ही साथ मैं MCQ की लाइव प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ओके, टेस्ट सीरीज भी चालू होने वाली है एकलव्य बैच के CET के लिए। और इतना ही नहीं, जो आपका मिसलेनियस है 12th बोर्ड का, वो भी मैं पैरेलल में दे रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन एक साथ होता रहे। स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, वीडियोस को लाइक कर दिया करो। हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो हमको और लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं, तो चलो उनके लिए और भी काम किया जाए और डेली लेक्चर दिया जाए। ओके, टेलीग्राम का जो ग्रुप है एकलव्य बैच का, उसको जरूर ज्वाइन करना। वहाँ पर रेगुलर लेक्चर, जो रेगुलर शेड्यूल है उसके हिसाब से आते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।